क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो शुरुआत उससे ही करता हूँ। टिपिकल पुलिसिंग के बीच में इमोशंस कैसे निकालते हो? जैसे हमारे पास कौन लोग आते हैं? हाँ। हमारे पास वही लोग आते हैं जनरली हाँ। जो बहुत दुखी होते हैं, जिनके साथ कोई इंजस्टिस हुआ होता है, मारपीट होती है, मर्डर होता है, रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, डकैती होती है, रॉबरी होती है, थेफ्ट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ठग लिया जाता है, फॉर्जरी होती है, ऐसी चीज़ें होती है ना। हमारे पास ये लोग आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा यथार्थ है, द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ सॉरो। वो बताते हैं अपनी कहानी, साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये इससे मिला, ऐसे दोस्ती हो गई, ऐसा उन्हें मेरा विश्वास जीत लिया ना, ऑल दोस थिंग्स। या किसी कॉन्फ्लिक्ट में रिलेशनशिप के इशू होंगे, मोहब्बत के इश्यूज़ होंगे, नफ़रत के इश्यूज़ होंगे, दुश्मनी के इश्यूज़ होंगे, ईगो आएगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर आप लिटरेचर देखोगे या फॉर दैट मैटर कोई भी आर्ट फॉर्म, तो उसका बेसिक जो मवाद है ना, जेनेसिस उसकी किस चीज़ से, इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस है। आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए, वो एक मोमेंट को कैप्चर करता है। मूवी वो एक थीम को कैप्चर करता है। नॉवेल एक थीम, एक स्कल्पचर एक थीम, एक शेर भी एक थीम होता है, एक बात होती है। और मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। लेकिन वो जब चले जाते हैं और मेरे पास जब थोड़ा सा वक्त मिलता है फ्री, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। और जब आप इस पे गौर करेंगे, इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है, उसने ऐसा ही क्यों किया, रिश्ता क्यों टूटा, धोखा क्यों मिला, दिल क्यों तोड़ा गया, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, आदमी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, ईगो कहाँ बीच में आई, आदमी राइज और फॉल का साइकिल से कैसे घूम रहा है, उसके सामने क्या टेम्पटेशन थे। तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो इन्हीं चीज़ों के दरमियान गुजर रही है। तो पोइट्री का भी जो जेनेसिस है उसी से है। what we feel, what we see, what we observe, what we experience and what we hear and listen, ये पोइट्री का जेनेसिस है। तो अब क्या हो जाता है कि मैं थोड़ा सेंसिटिव सोल हूँ, तो मेरे जहन में वो चीज़ घूमती रहती है, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड फिर वो कहीं ना कहीं एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक थॉट, देखिए इंसाइट होती है। दुनिया का कोई भी ऐसा आर्ट जो दूसरे को इम्प्रेस करता है या दूसरे तो कोई मैसेज पहुँचाना चाहता है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसाइट है, कि एक ह्यूमन रिलेशन का इंसाइट आना। अब देखिए जैसे इंसाइट में बताता हूँ आपको, नाजुक है ये रास्ता इस पे न चल, नाजुक है ये रास्ता इस पे न चल, ए इश्क संभल, ए शौक बदल। कौन सा आदमी इससे डिफ़र करेगा कि मोहब्बत का रास्ता जो है वो मुश्किल होता है। और कितने समझाने वाले लोग ये कहते हैं कि बेटा इस रास्ते पे नहीं जाना, इसमें बहुत तकलीफ है, इसमें बहुत परेशानी है, इसमें ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो इस बहुत नाजुक है, कब मन मोटा हो जाए, कब नाराज़ हो जाए, कब कन्फ्लिक्ट हो जाए, कब ब्रेकअप हो जाए, भरोसा नहीं होता। विश्वास जीतना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो एक इंसाइट है। या जैसे मेरा वो बहुत मशहूर शेर के, ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, एग्रीड की एज ऑफ ग्रीड है, एज ऑफ टेम्पटेशन है ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो आदमी को तो कम से कम आदमी रहना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं अपने दादी के डेथ पर गया हुआ, तो मुझे याद है कि मैं पहुंचा, जनाजा जिसको हम कहते हैं ना, डेड बॉडी वो रखी गई थी। मैं मुंबई में था, यहाँ से एक डायरेक्ट फ्लाइट बागडोगरा की होती है, फिर वहाँ से 2.5 घंटा मेरा घर आता है। हम पहुँचे तो सब तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ लेके जाना था ग्रेवयार्ड में। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं अपने पूरे उनके रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरा उनके साथ कैसा वक्त बीता। और फिर एक थॉट अचानक से, जैसे बिजली कौनती है ना, ऐसे आता है कि आना भी क़यामत है, जाना भी क़यामत है। इंसान आता तो रोते हुए आता है ना, परेशान होते हैं लोग। बच्चे की पैदाइश अगर आप देखिए कि जो लेबर पेन है, वो दुनिया का पेन के स्केल पे सबसे बड़ा पेन है ना। तो क़यामत होता है जब आदमी आता है, वो मोहब्बत ऐसी होती है कि आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, और जब कोई जाता है तो वो क़यामत है। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब मेरी पोइट्री आप देखोगे तो थॉट जो है कि वो थॉट एक इंसाइट के रूप में ढला हुआ है, और वो इंसाइट सोचते 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 वो आती है। तो जैसे अभी हम समझो निकलेंगे, तो मेरे पास 30-40 मिनट का वक्त होगा।
तो इस पे कुछ ना कुछ जहन मेरा चल रहा होगा, मैं पढ़ते जाऊंगा या सोचते जाऊंगा, कुछ लिखते जाऊंगा, जैसे कोई चीज़ आया उसको मैं मोबाइल पे नोट कर लूँगा, बिल्कुल, नहीं तो वो भाग जाता है, हाँ, रुकता नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। और मेरे तो बहुत सारी जो अच्छी पोइट्री है जिसको मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट एंगल मैंने वो तलाश किया है, वो मोस्टली ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट कोट कर सकता हूँ कि एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, तो इन फ्लाइट मैगजीन होती है, उसको पढ़ रहा था। यहाँ भाऊजी लाड म्यूज़ियम है, यू नो, आप रानी बाग जू में जाइएगा, उसके पास में। उस पर 8-10 पेज का एक आर्टिकल उस मैगज़ीन में था, फोटोग्राफ्स थे, क्या क्या आर्टिफैक्ट वहाँ पे हैं। मुझे इस शहर में 12 साल हो गए, मैं आज तक नहीं गया हूँ देखने के लिए। मैं उस मैगज़ीन को पढ़ रहा हूँ, उन चीज़ों को देख रहा हूँ, और मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि मेरा इस शहर से क्या रिश्ता है, इसकी इतनी बड़ी चीज़ मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ। और ऐसा नहीं कि आदमी के पास वक्त की कमी रहती है, वक्त कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। फिर वहाँ से बात शुरू हुई, फिर मैं सोचने लगा मेरा खुद से क्या रिश्ता है। और जब आप ये सोचते रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ थॉट खुदा डाल देता है। तो एक शेर वहाँ पे फिर जहन में आ गया कि यकीन है यूँ तो मुझे भी कि आदमी हूँ मैं, विश्वास तो है कि मैं भी इंसान हूँ। यकीन है यूँ तो मुझे भी कि आदमी हूँ मैं, दरून ज़ात विद इन इनसाइड, दरून ज़ात मगर खुद से अजनबी हूँ मैं। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ ऑल्सो। हु एम आई? What is my purpose? What is my mission? Why am I here? What I am doing? Is this the thing for which I thought कि my life will be dedicated to, or this will be the goal of my life? This is what I will do in my life. I keep on reflecting. ये चीज़ें जब आप करेंगे तो क्या हो जाता है कि ये बेचैन करती है इंसान को। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अंदर से बहुत बेचैन किस्म का प्राणी होता है, उसको सुकून नहीं होता है। और अगर आप आर्टिस्ट लोगों को देखें, ज़िंदगी को नज़दीक से देखें, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ वो डिस्कवर कर लें, कोई चीज़ वो जान लें, समझ लें, कोई थ्रिल आ जाए, और फिर उस रास्ते पे वो चलने लगेंगे। तो लिटरेचर या पोइट्री भी एक आपको पुश करती है, एक्सप्लोर करो और सोचो और देखो और सुनो और समझो। एंड ये बहुत मुश्किल सफ़र है। ये आप ये समझ लीजिए कि आप 50 चीज़ों को सोचिएगा तो शायद एक चीज़ हाथ में आएगी, 49 नहीं आएगा। सर आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बोला कि आर्टिस्टिक बिहेवियर कभी कभार मुश्किल आपको लगता है कि इट्स वेरी टफ, क्योंकि एक आर्टिस्टिक बिहेवियर होता है कि पुलिसिंग बिहेवियर होता है, और लोग आपको उस चीज़ में ज़्यादा जज करते हैं। कभी कभी लगता है कि आप खुद से लड़ रहे हो, लोग समझ नहीं पाते कि आपके अंदर जो आर्टिस्ट है ये पुलिस वाला नहीं है। क्या होता है कि मैंने बहुत मुश्किल से एक कैपेबिलिटी डेवलप की है, जिसको आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कह सकते हैं। तो मैं जब काम पे निकल गया तो मैं आर्टिस्ट वाले को जरा स्विच ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि काम करना मुश्किल है। काम फैक्ट पे चलता है, रियलिटी पे चलता है। काम में इमोशन जो है एक लेवल तक ही इम्पोर्टेंट है। हमको सबको बराबरी से ट्रीट करना है। इवन इफ़ आई लाइक समबडी, आई एम फॉन्ड ऑफ समबडी, लेकिन आई मस्ट इंश्योर कि आई डील विद देम जस्टली। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पे बहुत बार आपको फर्म डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करके इस चीज़ को डेवलप किया है कि व्हेन आई एम ऑन जॉब, एंड मेरी प्राइमरी पहचान जो है एज अ पुलिस ऑफिसर है, एंड टचवुड आई हैड अ गुड करियर। और मैंने जहाँ पे भी काम किया है, अगर आप वहाँ जाके लोगों को पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ही वॉज एन ऑफिसर हु ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द थिंग्स। तो ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं जगह को बेहतर छोड़ के जाऊँ। मुझे क्या मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या छोड़ रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट आई लीव बिहाइंड इज़ इम्पोर्टेंट रादर देन व्हाट आई गॉट एज एन इनहेरिटेंस और व्हाट एवर यू सक्सीड समबडी। तो एक तो ये। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जब आप एक आर्टिस्टिक बिहेवियर आपके अंदर होता है तो आपके अंदर एम्पैथी आती है, और उस एम्पैथी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, गुस्से को कंट्रोल कर देता है वो। तो इसीलिए मैं अपने बिहेवियर में आई डू नॉट स्कोल्ड पीपल, आई डू नॉट अब्यूज़ देम, आई डू नॉट ट्रीट देम हार्शली। क्योंकि मुझे मालूम है कि कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है ना,
तो वही चीज़ आप जो है थोड़ा सरकाज़म से बोलेंगे तो काम हो जाता है। वही चीज़ आप जब प्यार से मीठे से घुमा के बताएंगे तो बात सुन लेते हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है एब्यूज़ की, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है गुस्सा करने की। वो थोड़ा सा मूड स्विंग देख करके लोग समझ जाते हैं कि नहीं वो काम बराबर नहीं हुआ है। हाँ, तो और मैं कोशिश क्या करता हूँ कि मैं जब काम करूँ तो मैं एग्जाम्पल अपना सेट करूँ। मैं मेहनत करने वाला रहूँ, मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहूँ, मैं उनके साथ शामिल रहूँ, और कभी भी हम इस डिफरेंस को दरमियान में आने नहीं दें कि हम सब इंसान हैं बुनियादी तौर से। हो सकता है मेरा कांस्टेबल हो लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा हो। अब तो खैर हम लोगों की 25 साल की नौकरी हो गई, लेकिन आप सोचिए कि जब हम लोग शुरू में थे तो उस वक्त तो मेरे बाप दादा की उम्र के लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। तो आई ऑलवेज ट्रीटेड देम विद रिस्पेक्ट। तो ये जो आर्टिस्टिक बिहेवियर है ये आपको ह्यूमन बना देती है। और उस वजह से आप कभी पूछेंगे किसी को तो मेरी स्ट्रिक्टनेस के बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन मेरे बिहेवियर पे बात नहीं करेंगे। वो नहीं बताएंगे वो मैं अब्यूजिव था, मैंने किसी को इंसल्ट किया, मैंने किसी को स्लाइड किया। ये चीज़ आपको रोक लेती है। मैं समझता हूँ कि अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जिसके अंदर ये बैलेंस हो कि वो अपना काम भी कर सके, क्योंकि दुनिया जो है बहरहाल वो आप ये कही कि रियलिटी के धरातल पे चलती है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, और काम जो है उस हिसाब से चलता है। मामले वैसे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक पैशन, एक इमोशन, एक एम्पैथी, एक सिंपैथी, एक थॉट, और ये समझना कि एट सम लेवल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी एक्चुअली आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फिर वो क्या होता है, वो डिफरेंसेस मिट जाते हैं कि मैं किसी रिलीजन का हूँ, मैं किसी कास्ट का हूँ, मैं किसी रीजन का हूँ, मैं किसी सेक्स का हूँ, वो फ़र्क मिट जाता है। देन यू ट्रीट एवरीबडी विद फेयरनेस एंड जस्टिस। This is your so-called me time, going to the office. Yeah, in a way, yes. And like naturally क्या इस टाइम पे like मैं अभी देख रहा था ब्रीफिंग ले रहे थे, so this time पे also policing or like reading, writing? Depends upon कि what is the engagement kind of thing. अच्छा. यानी जैसे आप देखो एक engagement के लिए उधर है, तो उससे प्रिपरेशन हो जाता है। उसका प्रिपरेशन if I am going to some place, तो I will prepare for that. Okay. थोड़ी प्रिपरेशन तो जनरली जहन में रहती है, लेकिन आई क्रिस्टलाइज माई थॉट्स। सपोज आई एम गोइंग टू स्पीक समवेयर और गोइंग फॉर मीटिंग, तो उसकी ब्रीफिंग तो मेरे पास रहती है, बट थोड़ा सा मैं देखते हुए जाऊँगा। इफ नथिंग इज देयर एंड इट इज़ अ प्लेन राइड टू ऑफिस, देन आई विल रीड माई पोइट्री and I'll see कि it is correct or some improvement needs to be done. And also if you read, then that flow keeps coming. The poetry has to be read in a flow. Yep. And also then you remember most of the things, so you don't have to actually see the book. And then you can quote your poetry also depending upon circumstances. So it's like this, and since I keep writing, therefore it is difficult to memorize all of them. So selected part of that I keep here in the mobile. So I will do that. Sometime if a lot of thoughts are going to my mind, then I will listen to something. Okay. Generally something which is giving me ideas, which is giving me thought, some kind of, or something related to health, essentially knowledge based things. I don't listen to music much here. Okay. Unless Here means in the car. unless I'm tired. Okay. If I'm tired and
mind is not working. willing to work, Huh. then I will listen to music which will soothe me. But otherwise, this is a very good time to gain knowledge because your mind is fresh and there's a peace here. So I would generally put some video or something and I'll start listening to that. So in say 30 to 40 minutes of drive, depending on traffic situation, you get quite a lot of information and knowledge, and that leads to wisdom. And sometimes that leads to a number of thoughts coming to your mind, because whatever you listen to is bound to generate some response and reaction from your mind. So that is one thing that I would do. Second thing that I may do is that if somebody is sitting with me and say I've got a pressing day, so what I will do, I'll call a person with whom I have some discussion to make. I'll put him in my vehicle and we'll go. So the discussion will take place. Suppose the discussion is over, then he'll get down. Sometimes it happens that I may have 2-3 meetings here going. Utilization of time. I have to utilize the time. And if nothing is working, then I'll just look out and see what people are doing, how they are. I mean, I'm fond of actually going on food. Okay. A lot of time Walking. when I'm walking. When I was in police headquarters, so every evening, post my office hours, I used to change tracksuit band, and I used to walk down from say Kolaba to this place, Chowpatty. Okay. Girgaon Chowpatty. It is around 5.5 kilometer kind of thing. So, and generally when you come, I mean incognito. Yeah. So you see people. Yeah. Then you realize where the society is. Because if you are going in a car and it is 40-60 km per hour speed, you generally just shoot by. You don't realize. See, I would sit. So sometimes I would sit on a bench or on a bus stop and just observe people. Do people recognize you sometimes? They do not. They know my name. By grace of God, they know my name. That's the escape route basically for you. It's actually being a part of the society. You see, 10-12 years down the line, I'll superannuate. I'll go back to the society. So my connection with the people, with the society should never cease to exist. I should never turn into an elite kind of person who is only within his four walls of the office and this and that. I am a very much people's person. I'll go and meet. Sometimes some constable will be there, I'll speak to him also. Major Kai Challe. And then, he will tell a lot of stories. And then say, I have discovered fantastic places where you can have a lot of good food. Okay. Can you tell some? Say, don't take the name, just take the area. Otherwise, it will be like sponsorship. I'll tell you. See, when you come down in front of CR2 Mall, there is a very good person who gives good juices. Roadside. Roadside, yes. Juices and sandwiches and this and that and that kind of thing. Then bhel here and then pani puri. आप खाते हो पूरे typical street food? See, I'm fond of food. So I'll go and. You don't look like, you look so physically fit and all. That's so God, but I have sat. Look, this is Girgaon Chowpatty, na? I've sat on the sand for hours, contemplating. They have dug up that thing. There was a small beach here, just next to Mafatlal club. कौन सी साल की बात कर रहे हो सर? Like recently? I would sit on the Marine Drive, yeah. I would sit on the Marine Drive and observe people. Just sit. Sometimes some of my friends will come with me. They also move. They also walk down. We will sit. And we will be a part of that crowd. So when you see people, then you get ideas and you also know where we are going as a society. So that makes me keeps me grounded. Exactly. कुछ बचपन की बातें बताओ. कहाँ शुरू हुआ था? बचपन कैसे बीता है? It's a long journey, yeah. It's a long journey. Naughty kid? Huh? Naughty kid? Not much. I was the eldest in the family. Okay. So responsibilities. Responsibility is one part, and what happened? My mother was a big influence on me. And very early in my life, when I was around 5 years old, I was sent to my Nana's place. Achha. For studies. There was a good school there. There's a district called Bihar near Darjeeling. Near Darjeeling. East and northeast Bihar. Simanchal, that area. So I was
we were village people. We were zamindari. Okay. We were having that zamindari of पापा that क्या area. करते थे? खेती? My father was a teacher. Okay, teacher. He was a teacher. Okay, okay. So most of the time he was out. I mean, he was posted somewhere. He used to come on weekend kind of thing only. So I was with mostly my mother. My mother is a very studious woman, Okay. very hardworking, very principled. And I mean, even now I'm reflecting and thinking of her because I learned a lot of things from her. Tenacity, hard work, conviction, and all those things. But my mother backed me off from my parental thing to my Nanial, and I grew up there. I studied up to class 7th in a village school. Okay. You see, when you live away from your home, even if it is a Nanial, you are kind of an isolated chap. Exactly. So you seek love, you seek recognition, you seek some kind of achievement. You think that made you more stronger? Emotionally, yes. And that actually led me to this journey of defining myself. I didn't want to be defined like one in a crowd. I wanted an identity for myself. My father was absentee kind of father because he was on his job. And then now I'm in my Nanial. So how do people recognize me? Yeah. So then I appeared in scholarship exams. I got a scholarship, class 4, class 6, which continued. So one was this. Second, in my 10th board, I topped in the district and I was in the merit list. Okay. So I got admitted in Science College Patna. So what happens? All these things actually they prompt you कि भाई इससे नहीं चलने वाला है. You have to find an identity for yourself. I never wanted to be identified through इनका बेटा. अच्छा. हाँ ना, इनका बेटा. Self identity. Yes, I wanted to create a self identity, and I always thought कि my parents should be known by कि Quaiser के father, Quaiser की mother. You know. So what happens? There's a line here, and I draw a bigger line. Yeah. So that was, it was a difficult journey, and I was fond of reading actually. वहाँ देहात में तो कुछ खेलने का सामान होता नहीं था, and we used to come back from school. फिर हमारी कुछ ड्यूटी लग जाती थी. So हमारे नाना की भी काफ़ी ज़मींदारी थी. So you have to go to fields. You have to. Sometimes I have to go to Araria, which was a subdivision at that point of time. You know, you take the say what paddy or wheat for grinding, also mustard. So I happened to have that occasion to go to town, and then you go to a mill. So you never know whether the electricity will be available or not. At times it used to be 6, 7, 8 hours before your things were done. So there was a small library there, and those who have cartoon books and all those things. So at that point of time there was a kind of facility. If you are standing there and reading, so they will charge you 10% of the book value. Achha. So it was 3 rupee those comics books at that point of time. So Okay. 30 paise. This I'm talking of early 80s or late 70s. We were not born then. So early 80s actually. So I used to go. So I used to read those comic books. Now the issue is in a comic book is this: okay, they are in a series. Yeah. So what will happen in the last page? You will have. उसके बाद क्या हुआ? Exactly. महाबली शाखा को ये मिला क्या? इसका क्या रहस्य है? Curious. उसका, you know, Yeah. everything. So this kind of espionage or jasusi or that kind of thing, the mystery thrillers. I used to read them. So then that leads to you to imagine things. And also since I was fond of reading, so suppose in a village, if I am reading something about say Paris or London or Moscow or New York, I have never seen those places. Yeah. So what I do? I imagine. So that helped me develop that imagination thing. And if you develop that imagination thing, it is, I think it leads you to visualize. When you visualize the things, then and put ideas into that visualization, then you get something which you can write. So whatever, you can reflect. Exactly. So that artistic thing actually started coming through that particular thing. So you cracked UPSC in one go? No, that was my second attempt. Okay. I have a connecting question to this. I will explain why it was a second attempt Okay. and what
other people should not do. Yeah. So I was in a place called Hamdard Study Circle Okay. ये क्या? in Delhi. Delhi. अच्छा. And what happened कि I was a student of science, as I told you. I went to science college Patna. Then I switched over to humanities and took geography as my major subject. Side by side I started, because at that point of time UPSC had 2 optionals. Okay. I started studying other subjects. अच्छा. I zeroed in on Persian, which was a literature, ठीक है. and it was at that point of time a paper. I read it for some time, then I realized it is not interesting me. Okay. So I left it. Then I started studying public administration. अच्छा. And many people suggested that public administration will help you in your general studies also. That is fine, it helps. When I went to Delhi, and my session got delayed by 2 years. Okay. So I was supposed to pass out in 1992, Okay. 89-92 batch. I actually passed out in 94. Oh. By the time I should have actually done my post graduation. Then I calculated how much time is left, because then you had 28 years or so as a maximum age. Then I calculated that I will have 4 attempts if I immediately start preparing. Okay. Okay. I was doing some preparation. So I appeared in a selection examination for Hamdard Study Circle, Okay. which is actually a study center in Delhi, अच्छा. in Hamdard Nagar, near Hamdard Nagar, Sangam. So they provide very good accommodation, ठीक a है. good library, and a very good academic environment. When I went there and I started interacting with people, and those people who had already appeared and had cleared even mains, one of them suggested me, in fact, he is in foreign service, Okay. Indian ambassador to Lebanon, Okay. कि your Urdu is very good, अच्छा. you take Urdu as an optional. Okay. Okay. I did not heed much, I did not pay much attention to that Attention to thing. I it, thought yeah. कि मैंने बाबेट इतना पढ़ा हुआ है, इसीलिए शायद बोल रहे तो मैं दूसरा ऑप्शनल क्यों लूँ इस टाइम में. In Hamdard, post your prelims, they shut down the hostel. अरे. I was a देहात का बच्चा. हाँ. I had nothing, no place to stay in Delhi, Exactly. and I had already left my room in Patna. So I came back to my residence, Okay. my village, Village. Okay. or for almost 2 months. अच्छा. So what happens? My books are in Delhi. Only a few are here. So there was not much study. That was a kind of suicidal. So after the results were announced for prelims, and I was sure of getting through, because Okay. I had a fantastic exam at that point of time. Out of 120 in my optional subject, geography, which was of 300 marks, I had done 118 correctly. And option GS at that point of time used to be 150 with 150 marks. तो क्या हुआ कि I went back home, तो किताबें मेरी सारी दिल्ली में हैं और मैं वहाँ गांव में हूँ, तो पढ़ाई हो नहीं पाई. और न्यूज़पेपर नहीं वहाँ पे. उस ज़माने में टेलीविज़न वाज वेरी रेयर थे. और आपकी जो फॉर सिविल सर्विसेज यू रिक्वायर वेरी फोकस स्टडी एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्टडी, स्पेशली फॉर मेंस. तो वो चीज़ हुई नहीं. आफ्टर द हॉस्टल रीओपन्ड आई वेंट देयर. आई वाज श्योर ऑफ दिस क्वालिफाइंग, तो बट देन आई रियलाइज कि मैंने अपना हाथ पाँव काट लिया है. सो पिक एंड चूज आई डिड वट एवर आई कुड डू. बट देन आई रियलाइज कि इस बार तो मेरा अटेम्प्ट मुश्किल हो जाएगा. So I finished that thing, and I started preparing for the next exam. Okay. See what happens here. Thing that I would like to point out is this, that in life you will commit mistakes. Yeah. None of us are perfect, but the conclusion or the next step or response to that should be what not to do, rather than sulking over that and getting frustrated. See, I lost a year actually. I missed my interview call by 30 marks. I got 911. Call came at 941. But I realized that I can do it. One. Number two, I will not commit this foolishness again. So a friend of mine was staying in a hostel in Delhi. So I told him that year कि भैया अभी हॉस्टल बंद होने वाला है, तो मैं तेरे साथ आकर रहूँगा 2 महीना. अच्छा. मैं तुम अपना देख लो. It was a very close friend. So what happened कि after again they did the same thing. तो we suggested to them कि भाई तुम हॉस्टल बंद मत करो, क्योंकि वही पढ़ने का टाइम होता है. जैसे वो मेस वाले को गांव जाना होता है उड़ीसा.
that was such a foolish argument I could never understand. Okay, at the cost of all of us, you are sending him back home. So what happened? Then I went to this place, and then I realized another thing, that what my colleague had suggested to me, civil services, or for that matter any examination, is not about your ego. It is about Patience. in what paper you can score maximum marks in the given span of time. Okay. So you will find many, or rather most of the engineers not opting for engineering subjects in civil services. They will opt for anthropology, psychology, sociology, geography. Why? It is, you have to see how